हाय जय हिंद। एसपीडी रेलवे सामान्य विज्ञान सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम मॉडल सेट की एनालिसिस करेंगे। यहाँ टोटल डेली 3 सेट यानी 3 मॉडल सेट, जो पहले 6 मॉडल सेट का ये प्रोग्राम था, लेकिन अब इसको घटा के 3 मॉडल सेट का प्रोग्राम कर दिया गया है। डेली टोटल 3 मॉडल सेट का एनालिसिस किया जाएगा, जो सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी, इसलिए अंत तक इसे देखना ना भूलिएगा। ये सीरीज़ डेली रात 8 बजे आप तक पहुँच जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखने के लिए रेलवे सामान्य विज्ञान है, लेकिन इसमें जो भी इसमें क्वेश्चन है यानी मॉडल सेट में जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे पीसीएस एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ साइंस पूछा जाता है यानी विज्ञान का क्वेश्चन आता है, वहाँ सभी के लिए ये लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एनालिसिस के साथ। चलिए, इसके पहले मॉडल सेट 51 तक हो गया था, आज 52 से देखते हैं। ये पहला है, भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। ठीक है, इस श्रृंखला के प्रारंभ में हरे पौधे होते हैं, क्योंकि हरा पौधा से ही क्या होता है, इससे अनाज होता है। ठीक है, इससे या हरा पौधा को शाकाहारी लोग खाते हैं, उसके बाद शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं, ऐसे ये श्रृंखला बनता है। ठीक है, तो पहला इसमें जो श्रृंखला होगा प्रारंभ में जो होगा हरा पौधा से ही शुरू होगा। आगे सामान्य घेंघा की बीमारी में गर्दन फूल जाता है। ठीक है, एक तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हो गया कि घेंघा की बीमारी में क्या होता है, गर्दन फूल जाता है। ऐसा किस ग्रंथि के कारण होता है? अब इसमें किस ग्रंथि के कारण जो होता है ये बीमारी होता है, ये थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। थायराइड ग्रंथि के कारण होता है ये गर्दन क्या होता है, फूल जाता है। किसके कारण? थायराइड ग्रंथि के कारण। आगे है ब्रिक यानी किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या है, नेफ्रॉन या ब्रिक नलिकाएं। इसको ब्रिक नेफ्रॉन बोलेंगे या ब्रिक नलिकाएं बोलेंगे। ये जो किडनी के जो कार्यात्मक इकाई है यानी जो कार्य जो करने वाली इकाई है उसको नेफ्रॉन या ब्रिक नलिकाएं बोलते हैं। आगे गर्भस्थ शिशु के रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं जिनमें मानव अंग की विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है, क्या कहते हैं? उसको स्टेम सेल बोलते हैं। ये देख लेते हैं, गर्भस्थ यानी गर्भस्थ शिशु के रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं जिनमें मानव अंग की विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है, उसको क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं। ठीक है, आगे है सामान्य रूप से शीत रुधिर वाले, जिसको कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं, जंतु की मुख्य विशेषता क्या है? जो कोल्ड ब्लडेड जंतु है उसकी मुख्य विशेषता है शरीर का जो तापमान होगा वातावरण के साथ बदलते रहेगा। जैसे यहाँ पे वातावरण क्या है, गर्म है, तो गर्म के अनुसार से कोल्ड ब्लडेड जंतु का तापमान क्या होगा, एडजस्ट कर लेगा। ठंडा होगा तो ठंडा के हिसाब से वो अपना तापमान एडजस्ट कर लेगा। उसी को कोल्ड ब्लडेड जंतु यानी शीत रुधिर वाले जंतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत रुधिर वाले जंतु या कोल्ड ब्लडेड एनिमल या जंतु। ठीक है, आगे देखिए आगे है वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होता है? तो ये जो हमारे त्वचा के जो निचली भाग है वो क्या होता है, उसमें वसा इकट्ठा रहता है या संग्रहित रहता है। आगे कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो बीज पर अधिचर्मी रोग। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो बीजों पर अधिचर्मी रोग। आगे है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है? तो इलेक्ट्रॉन किरण। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है? इलेक्ट्रॉन किरण। आगे है नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध है? हरित क्रांति के लिए। नॉर्मन बोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध है? हरित क्रांति के लिए। हरित क्रांति के लिए नॉर्मन बोरलॉग किसके लिए है? हरित क्रांति के लिए ये फेमस है। भारत में कुछ कृषि क्षेत्र में जो क्रांतियाँ हुई है उसको हम देख लेते हैं। ठीक, जिसे देखते हैं काली क्रांति। काली क्रांति ये है पेट्रोल से, किससे रिलेटेड है? पेट्रोल। ये काली क्रांति पेट्रोल से रिलेटेड है। काली क्रांति किससे है? काली पेट्रोल। पेट्रोल क्या है? काली है, काली से पेट्रोल याद रखेंगे। नीली से मछली। मछली क्या है? नीली है, नीली मछली। ठीक है, नीली मछली, नीली क्रांति मछली से रिलेटेड है। काली क्रांति पेट्रोल यानी काली पेट्रोल। आगे श्वेत यानी दूध डेयरी। दूध कैसा होता है? श्वेत होता है यानी उजला होता है। दूध डेयरी से रिलेटेड है ये श्वेत यानी दूध डेयरी।
ठीक है। आगे पीली, पीली तिल, पीली तिलहन, पीली तिलहन, पीली तिलहन, पीली तिलहन। देखिए लिख कर नहीं, ऐसे बता देते हैं। पीली, पीली क्रांति तिलहन से रिलेटेड है। पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? तिलहन से। तिलहन से पीली तिल, याद रखेंगे पीली तिल यानी पीली से तिलहन। भूरी क्रांति चमड़ा से रिलेटेड है या गैर पारंपरिक अभी भारत में है कोको उत्पादन, भूरी चमड़ा को कहते हैं, ठीक। तो भूरी क्रांति किससे रिलेटेड है? चमड़ा से रिलेटेड है, चमड़ा उद्योग से। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन, देखिए ये गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति ये जूट से रिलेटेड है, जूट उत्पादन से। कौन? गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर कहेगा तो जूट, गोल्डन फाइबर कहेगा तो जूट। स्वर्ण क्रांति कहेगा तो फल बागवानी या शहद उत्पादन से। देखिए हिंदी में इसको स्वर्ण कहेंगे, स्वर्ण क्रांति दूसरा हो जाएगा, फल हो जाएगा, ये बागवानी हो जाएगा और शहद से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में अगर गोल्डन फाइबर क्रांति बोलेंगे तो जूट से रिलेटेड होगा। हिंदी में इसको स्वर्ण बोलेंगे, इसी को नहीं, स्वर्ण क्रांति हिंदी में बोलेंगे तो इसका संबंध हो जाएगा फल बागवानी या शहद से। इंग्लिश में गोल्डन फाइबर जूट से रिलेटेड है, हिंदी में स्वर्ण क्रांति फल बागवानी या शहद से रिलेटेड है हमारा। देखिए अगला देख लेते हैं हरित क्रांति, खाद्य अनाज से। यहाँ पे हरित क्रांति के बारे में है, तो यहाँ खाद्य अनाज से रिलेटेड है। देखिए एक ग्रे क्रांति, ये ग्रे क्रांति खाद्य उर्वरक, ये खाद्य पदार्थ नहीं, खाद्य उर्वरक, ठीक है। ये खाद्य उर्वरक से रिलेटेड है। कौन? ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति किससे रिलेटेड है? खाद्य या उर्वरक से। एक है गुलाबी क्रांति, क्या? गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति प्याज या झींगा, गुलाबी प्याज औषधि झींगा। देखिए गुलाबी प्याज औषधि झींगा, ठीक है, औषधि झींगा, ये तीनों से रिलेटेड है। कौन? गुलाबी क्रांति। ये गुलाबी क्रांति प्याज से रिलेटेड है, औषधि से रिलेटेड है और झींगा से रिलेटेड है। तो गुलाबी प्याज औषधि झींगा, गुलाबी प्याज औषधि झींगा, गुलाबी क्रांति प्याज से, औषधि से और झींगा से रिलेटेड है। आगे देखते हैं लाल क्रांति। कौन? लाल क्रांति। लाल क्रांति से ध्यान में आएगा मांस। मांस कैसा होता है? लाल होता है। टमाटर कैसा होता है? लाल होता है। तो मांस और टमाटर से लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे रिलेटेड है? मांस और टमाटर से। लाल क्रांति किससे रिलेटेड है? मांस और टमाटर से। देखिए इसके पहले पढ़े थे हम गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति, ठीक है, गोल्डन फाइबर क्रांति ये किससे रिलेटेड है? जूट से रिलेटेड था। यहाँ देखेंगे रजत फाइबर क्रांति। रजत मतलब सिल्वर, इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो सिल्वर फाइबर क्रांति। ये किससे है? कपास। किससे? कपास से, ठीक है। अगर गोल्डन फाइबर क्रांति बोलेगा तो जूट से रिलेटेड है, जूट उत्पादन से। गोल्डन फाइबर बोलेगा तो जूट उत्पादन से। रजत फाइबर बोलेगा तो कपास से। रजत फाइबर बोलेगा तो रजत कपास से। कपास इसको इंग्लिश में कॉटन बोलते हैं। तो सिल्वर कॉटन यानी रजत फाइबर, सिल्वर फाइबर कॉटन यानी रजत फाइबर से कपास होगा। रजत फाइबर क्रांति से कपास उत्पादन से। रजत फाइबर क्रांति किससे रिलेटेड है? कॉटन यानी कपास उत्पादन से। गोल्डन फाइबर किससे रिलेटेड है? जूट से। गोल्डन फाइबर किससे रिलेटेड है? जूट से रिलेटेड है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक रजत क्रांति, सिर्फ रजत होगा, इसमें फाइबर नहीं जुड़ेगा, सिर्फ रजत होगा। ये रजत क्रांति किससे होगा? अंडा पोल्ट्री उत्पादन से होगा। अंडा या पोल्ट्री, जिसे मुर्गी पालन होता है, पोल्ट्री उत्पादन से होगा। रजत फाइबर बोलेगा तो कपास से, और सिर्फ रजत बोलेगा तो अंडा और पोल्ट्री से होगा। श्वेत क्रांति तो देख लिए, दूध से। पीली क्रांति तिलहन से। सदाबहार क्रांति कृषि का संपूर्ण विकास होता है, उससे सदाबहार क्रांति होता है। एक सदाबहार क्रांति, ठीक है। सदाबहार क्रांति में होगा कृषि का संपूर्ण विकास होगा, कृषि का संपूर्ण विकास होगा, उसको सदाबहार क्रांति बोल रहे हैं। कृषि का संपूर्ण विकास होगा, सदाबहार क्रांति बोलेंगे। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। काली क्रांति पेट्रोल, नीली मछली, श्वेत दूध डेयरी, पीली तिलहन, भूरी चमड़ा, गोल्डन फाइबर जूट, स्वर्ण क्रांति फल बागवानी शहद, हरित क्रांति खाद्य अनाज, ग्रे क्रांति खाद्य उर्वरक, गुलाबी क्रांति प्याज औषधि झींगा, लाल मांस टमाटर, रजत फाइबर
इसके पहले गोल्डन फाइबर जूट, रजत फाइबर कपास, रजत कपास, और एक रजत क्रांति अंडा पोल्ट्री से होगा, सिर्फ रजत होगा, रजत क्रांति तो अंडा पोल्ट्री फार्म से। सदाबहार क्रांति यानी कृषि का संपूर्ण विकास सदाबहार क्रांति होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, लकड़ी का पायरोलिश करने पर क्या उत्पन्न होता है। देखिए पायरोलाइसिस चारकोल गैस तथा तेल। लकड़ी का जो पायरोलाइसिस करने पर चारकोल गैस निकलेगा और तेल। आगे है रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करता है। तो रस्ट रोग होता है गेहूं में, तो गेहूं को फसल को प्रभावित कर देता है। कौन? रस्ट रोग। रस्ट रोग क्या होता है? गेहूं के फसल को क्या करता है? प्रभावित करता है। रस्ट रोग गेहूं के फसल को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? रस्ट रोग गेहूं के फसल को प्रभावित करता है। चलिए यहाँ बात आया पादप रोग के बारे में, तो पादप रोग के बारे में कुछ जान लेते हैं। पादप रोग है क्या? पादप में जो होने वाली अनियमित विकार है वो पादप रोग कहलाता है। पादप रोग में बीमारियां कवक द्वारा भी होती है और पोषक पदार्थ की कमी से भी पादप में रोग होते हैं। पोषक पदार्थ की कमी से होता है या जनरली अधिकतर बीमारियां जो होता है कवक से होता है। किससे होता है? कवक से होता है। पादप में अधिकतर बीमारियां कवक से होता है, नहीं तो पोषक पदार्थ की कमी से होता है। चलिए देखते हैं कुछ रोग के बारे में। देखिए जस्ता, अगर जस्ता की कमी हो जाए तो जस्ता की कमी के कारण धान में खैरा रंग रोग होता है। धान में कौन सा रोग होता है? खैरा रोग। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ बीमारी होता है जस्ता की कमी से। आम और बैगन में लिटिल लीफ। मक्का में वाइट बड, मक्का जो होता है मक्का में वाइट बड होता है। मक्का में वाइट बड किसके कमी के कारण? जस्ता की कमी के कारण। धान में खैरा रंग, आम तथा बैगन में लिटिल लीफ, मक्का में वाइट बड। अब आगे देखते हैं बोरॉन की कमी से होने वाले रोग। किसके? बोरॉन की कमी से होने वाले रोग में फूलगोभी भूरा हो जाता है। फूलगोभी क्या होता है? भूरा हो जाता है। आंवले का निक्रोसिस रोग, आंवले का जो निक्रोसिस रोग होता है बोरॉन की कमी के कारण होता है। फूलगोभी का भूरा रंग। चुकंदर का हालो हार्ट का होता है गांठ। चुकंदर में जो गांठ होता है वो बोरॉन की कमी से होता है। एक हो गया फूलगोभी का भूरा रंग, दूसरा हो गया आंवले का निक्रोसिस, थर्ड हो गया चुकंदर का हॉलो हार्ट यानी गांठ, चुकंदर में गांठ। ये तो हो गया बोरॉन से। अब देखते हैं तांबा से। किससे? तांबा की कमी के कारण नींबू का काला रंग, नींबू का काला पड़ जाना किसके कमी के कारण? तांबा के कारण। नींबू का काला पड़ जाना तांबा के कारण। आगे देखते हैं Mg मैग्नीज से। शलजम में वाटर कोर तथा मटर में मार्स। शलजम में वाटर कोर, मटर में मार्स रोग। शलजम में वाटर कोर, मटर में मार्स रोग किसके? मैग्नीज के। और ऑक्सीजन से देख लेते हैं। ऑक्सीजन की कमी से आलू का ब्लैक हार्ट, ऑक्सीजन की कमी से आलू का ब्लैक हार्ट होता है। आगे देखते हैं पोटेशियम यानी के। पोटेशियम से क्या होता है? लीची का पत्ती जो होता है जल जाता है। पोटेशियम की कमी के कारण लीची का पत्ती जल जाता है। किसके? पोटेशियम की कमी के कारण लीची का पत्ती जल जाता है। पोटेशियम के कारण लीची का पत्ती जल जाता है। पोटेशियम की कमी के कारण लीची का पत्ती जल जाता है। आगे कैल्शियम से होता है। कैल्शियम की कमी के कारण गाजर में कोटेड स्पॉट होता है। हो जाता है कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम की कमी के कारण गाजर में कोटेड स्पॉट होता है। गांठ जिसको बोलते हैं, गांठ या खाली जगह। गाजर में जो खाली जगह या गांठ पड़ जाता है किसके कारण? कैल्शियम की कमी के कारण। और बोरॉन की कमी के कारण चुकंदर में गांठ पड़ जाता है। और कैल्शियम की कमी के कारण गाजर में कोटेड स्पॉट हो जाता है या खाली जगह या गांठ हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं आर एस फैक्टर पद किसके नाम पर उत्पन्न हुआ? बंदर। सीरोसिस नामक बंदर, रीसस नामक बंदर के नाम पर पड़ा आर एस फैक्टर। आगे किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। किस अम्ल के कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। देखिए गाय का दूध पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। गाय का जो दूध होता है पीला रंग कैरोटीन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण। के कारण। आगे किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है।
भोजन में लौह की कमी से रोग होता है एनीमिया। भोजन में आयरन की कमी से कौन बीमारी होती है? एनीमिया। भोजन में आयरन की कमी के कारण से एनीमिया बीमारी होता है। चलिए मॉडल सेट 53 देख लेते हैं। 53 का पहला है, एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होता है? विटामिन सी। शराबी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी होता है। शराबी व्यक्ति में क्या होता है? विटामिन सी की कमी हो जाता है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन। कवक में जो संचित भोजन रहता है किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक में जो भोजन रहता है किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। आगे नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो क्रेटिनोफिलिक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नाखून और बाल में उगने वाले जो ऊतक है वो क्या कहा जाता है? उसको क्रेटिनोफिलिक। नाखून और बाल में उगने वाले ऊतक क्रेटिनोफिलिक। नाखून और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्रेटिनोफिलिक कहते हैं। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है? चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। ये अर्थ, ये सन, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाता है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण यानी सूर्य यहाँ पे पृथ्वी आ जाएगा तो क्या होगा? ये जो चंद्रमा का भाग है दिखाई ही नहीं देगा या हल्का दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी जो है इसके प्रकाश को क्या कर रहा है? हाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें चंद्र ग्रहण यानी चंद्रमा पर संकट आ रहा है तो चंद्र ग्रहण यानी चंद्र ग्रहण में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। एक होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? ये सूर्य हो गया और ये हो गया मून। ठीक है, ये हो गया अर्थ। चंद्र ग्रहण में अर्थ यहाँ पे था बीच में, सूर्य ग्रहण में मून बीच में होगा। सूर्य ग्रहण में मून क्या होगा? बीच में होगा। चंद्र ग्रहण में अर्थ बीच में आ गया था। किसके बीच? चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा के बीच। लेकिन सूर्य ग्रहण में सूर्य और अर्थ के बीच में क्या आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा। तो चंद्रमा जितने भाग में आएगा उतने भाग का जो रोशनी पृथ्वी पर जाएगी उसको रोक देगी। ठीक है, तो क्या होगा? बहुत सूर्य का जो भाग होता है कम दिखाई देता है, उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो ये ध्यान में रखेंगे। चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, लेकिन सूर्य ग्रहण में सूर्य और अर्थ के बीच में क्या आता है? चंद्रमा आ जाता है। आगे हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पे आधारित है? तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पे। नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSSION, न्यूक्लियर फ्यूजन, सॉरी FUSION, डबल एस नहीं हुआ, SOS सिंगल एस, FUSION फ्यूजन। नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम है, ये क्या है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पे। और परमाणु बम है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम ये नाभिकीय विखंडन पे, इस पे नाभिकीय विखंडन पे परमाणु बम है। हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन पे। नाभिकीय संलयन में होता क्या है? दो एटम है, ये एक बड़े एटम में हो जाए, ये एक बड़े एटम में जुड़ जाएगा और इससे क्या होगा? एनर्जी उत्पन्न होगा। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? एक एटम है, इससे कई एटम टूटते हैं। ठीक है, ये नाभिकीय विखंडन है। और नाभिकीय संलयन में दो या उससे अधिक एटम मिलकर क्या करते हैं? एक भारी एटम का निर्माण करते हैं जिससे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं, शोल्डर किन धातुओं का मिश्रण है? टीन और सीसा। शोल्डर किन धातुओं का मिश्रण है? टीन और सीसा। इसको शॉर्टकट में याद रखेंगे, TC से डर, ठीक है। TC टीन, सीसा C फॉर सीसा, T फॉर टीन, से डर यानी शोल्डर, इसमें शोल्डर। ठीक है, TC से डर यानी TC से डर, टीन प्लस सीसा इक्वल टू शोल्डर। आगे है ब्लैक होल सिद्धांत किन्होंने दिया था? ब्लैक होल सिद्धांत S चंद्रशेखर ने दिया था। कौन दिए थे? S चंद्रशेखर। आगे है परमाणु के नाभिक में वे मुख्यतः रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में रहते हैं। आगे इंद्रधनुष के बीच में रंग कौन सा है? हरा।
विगोर। 3 इधर है, 3 इधर है, बीच में क्या है ग्रीन, ठीक है। आगे है दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या होता है, बढ़ता है। दूध से जब क्रीम निकाल लेते हैं तो उसके घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। दूध का घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। दूध से जब क्रीम निकाल लेते हैं दूध का घनत्व बढ़ता है। आगे है उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में रूपांतरित करने वाला उपकरण ट्रांसफार्मर है। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में बदलता है कौन, ट्रांसफार्मर। किसी द्रव्य का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है। जैसे कोई द्रव्य है उसका क्वथनांक करना है तो उसके क्या करेंगे, दाब कम कर देंगे। क्या कर देंगे, जो द्रव्य है उस पर दाब कम कर देंगे। द्रव्य है उस पर दाब कम कर देंगे तो क्या होगा, द्रव्य का क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द्रव्य का क्वथनांक कम करने के लिए द्रव्य पर दाब कम कर देंगे। आगे चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 होता है। चंद्रमा की जो त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4। चंद्रमा की जो त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन। अश्रु गैस का नाम है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनॉन। अगर इसको ट्रिक के तौर पर देखते हैं, अश्रु कल बहाना, अश्रु क्या बहाना, कल बहाना, यानी आज नहीं बहाओ कल बहाना, ठीक है। अश्रु कल बहाना, तो बहाना से कुछ नहीं, अश्रु कल यानी क्लोरोएसिटोफिनॉन। अश्रु कल बहाना तो अश्रु से अश्रु गैस हो गया, कल से हो जाएगा क्लोरोएसिटोफिनॉन। अश्रु कल बहाना क्लोरोएसिटोफिनॉन। आगे है सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद किसमें रूपांतरित हो जाती है, शीशा में। सभी रेडियो सक्रिय तत्व जैसे अल्फा बीटा और गामा जो किरण उत्सर्जन के बाद शीशा में रूपांतरित हो जाती है, किसमें, शीशा में रूपांतरित हो जाती है। कौन, अल्फा बीटा और गामा उत्सर्जन के बाद शीशा में रूपांतरित हो जाती है। आगे दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस प्रयोग करना चाहिए, तो उत्तल लेंस। देखिए इसको ट्रिक के तौर पर हम देखेंगे, दूरदृष्टि दोष तो दू, ठीक है, नी अ, ठीक, नी अ, दू। देखिए दू से दूरदृष्टि दोष, ऊ से उत्तल लेंस, दू यानी दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष में नी अ, यानी निकट में अवतल लेंस, नी अ, निकट में अवतल लेंस। इसे याद रखेंगे ट्रिक के तौर पर। आगे है गर्मी के दिनों में सरल लोलक की घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है। गर्मी के दिनों में सरल लोलक की घड़ी सुस्त हो जाती है। कब, गर्मी के दिनों में घड़ी क्या होती है, सुस्त हो जाती है। चलिए मॉडल सेट 54 देख लेते हैं। पहला है अपेक्षितता का विशिष्ट सिद्धांत किन्होंने दिया, आइंस्टाइन। अपेक्षितता का विशिष्ट सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया था। आगे चुंबक की स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव किस दिशा में, उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ, हमेशा बोलेंगे नॉर्थ साउथ, ठीक है। आगे ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर किसका लेप होता है, तो फॉस्फोर का। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। नमन कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री। कब, पृथ्वी के ध्रुव पर। आगे स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है। लोहा निकेल क्रोमियम कार्बन। इसका हम शॉर्ट कोड देखते हैं, क्रोनिकल, ठीक है। क्रोनिकल में क्रो से क्रोमियम, नी से निकेल, क से कार्बन, लॉ फॉर लोहा, क्रो फॉर क्रोमियम, नी फॉर निकेल, क फॉर कार्बन, लॉ फॉर लोहा। इसको हिंदी के तौर पर, हिंदी के सेंस में याद रखेंगे। लोहा निकेल क्रोमियम कार्बन, तो क्रोनिकल, SS क्रोनिकल, SS स्टेनलेस स्टील, SS क्रोनिकल, SS स्टेनलेस स्टील क्रोनिकल, SS क्रोनिकल, ठीक है। SS क्रोनिकल, SS का बैट भी आता है क्रिकेट वगैरह में, तो SS से स्टेनलेस स्टील, SS क्रोनिकल यानी क्रोमियम निकेल कार्बन लोहा, ठीक है।
अगर इंग्लिश में देखेंगे आयनिक, 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 आई फॉर आयरन, नी फॉर निकेल, सी फॉर क्रोम, यानी यहाँ पे क का हो गया क्रोमियम और कार्बन, ठीक है। आई फॉर, इसको इससे भी याद कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा बेटर ये एस क्रोनिकल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नायलॉन। मानव द्वारा जो पहला संश्लिष्ट रेशा बनाया गया था वो नायलॉन है। तो ये आगे सूर्य में होने वाले ताप नाभिकीय क्रियाओं के लिए मूल ईंधन है हीलियम और हाइड्रोजन। कौन? हीलियम एंड हाइड्रोजन। आगे है लेक्लांसे सेल। कौन सा सेल है? लेक्लांसे सेल में कैथोड और एनोड के रूप में किंग का प्रयोग करते हैं। तो कैथोड के रूप में जस्ता का प्रयोग करते हैं। जस्ता की छड़, कार्बन की छड़, किसका? जस्ता और कार्बन का। कार्बन हो जाएगा एनोड, कैथोड होगा जस्ता। लेक्लांसे जो सेल है, कैथोड में जस्ता, एनोड में कार्बन। लेक्लांसे सेल में कैथोड के रूप में जस्ता, एनोड के रूप में कार्बन। लेक्लांसे सेल में कैथोड के रूप में जस्ता, एनोड के रूप में कार्बन। आगे है विद्युत परिपथ में लगे उपकरण की सुरक्षा के लिए फ्यूज, क्या? फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फ्यूज किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा, टीन और सीसा। तांबा, टीन व सीसा। इसको अगर ट्रिक के तौर पे याद रखेंगे, टाटी, टाटी में सीसा देखकर, टाटी में सीसा देखकर कंफ्यूज है। टाटी, देखिए ये बांस और खरपतवार का एक दीवार है जिसको टाटी बोलते हैं। टाटी, टाटी, ठीक है। टाटी ये गांव देहात में बोला जाता है। टाटी, टाटी ये खरपतवार और बांस से बनाया जाता है। टाटी में सीसा, सीसा देखकर कंफ्यूज, देखकर कुछ, देखकर से कुछ नहीं, है से कुछ नहीं, में से कुछ नहीं। अब कंफ्यूज से यहाँ पे फ्यूज, ठीक है। यहाँ पे फ्यूज, फ्यूज किससे बना होता है? टाटी। टाटी में सीसा, यानी टा फॉर तांबा, टी फॉर टीन और एस, सी फॉर सीसा। तो टाटी में सीसा देखकर कंफ्यूज है। टाटी में सीसा देखकर कंफ्यूज है। टा फॉर तांबा, टी फॉर टीन और सीसा का तो सीसा हो गया, और कंफ्यूज में कौन हटा देंगे? फ्यूज हो जाएगा। तो फ्यूज किससे किससे बना होता है? तांबा, टीन और सीसा। टाटी में सीसा देखकर कंफ्यूज है, ठीक है, इससे याद रखेंगे। आगे सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें विद्यमान दो तत्व कौन कौन से हैं? तो हीलियम 71% और हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26-26%। हीलियम कितना है? 71%। हीलियम अकेले 71% है। कितना? 71%। हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5 यानी 26.5%। 71% हाइड्रोजन, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व में 2.5% है, ठीक है। जो गैसीय गोला है, सूर्य के गैसीय गोला है, उसमें हाइड्रोजन कितना है? 71% अकेले, हीलियम 26.5% और अन्य में 2.5% है, यानी 2.5%। आगे अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिलती है? डायनामाइट से मिली थी। ये अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? डायनामाइट का आविष्कार किया था कौन? अल्फ्रेड नोबेल। इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे है अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। यानी अधूरी प्रज्वलन के कारण सिगरेट से जो निकलने वाली रंगीन गैस है क्या है? CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए आगे है ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण होता है? अल्ट्रावायलेट रे, यानी UV रे के कारण। किसके कारण? UV रे के कारण। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण होता है? UV रे के कारण। किसके कारण? UV रे के कारण। आगे है एक यंत्र AC से DC में परिवर्तित करता है अल्टरनेटिव करंट से डायरेक्टिव करंट, यानी AC से DC में परिवर्तन कौन करता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर
AC से DC, A से D, A C D, यानी A से D में रेक्टिफायर और D से A में, DC से A में कौन करता है? इन्वर्टर। ये है इन्वर्टर, ठीक है। A से D में रेक्टिफायर, D से A में यानी DC से AC में इन्वर्टर करता है, AC से DC में कन्वर्टर रेक्टिफायर करता है, A से D में रेक्टिफायर करता है, DC से A में यानी D से A में इन्वर्टर करता है, DC से AC में इन्वर्टर, AC से DC में रेक्टिफायर। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि इससे नए फ्रेंड्स जुड़कर इसका लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।